हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। सो आई होप सो आपकी ये मॉर्निंग गुड ही है। ठीक है। तो मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स लेक्चरर, आपके सामने आया एक नई वीडियो के साथ। और 11वीं क्लास के लिए एक ये नया लेक्चर होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए। उनका जो प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए हुए हैं वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के। उसमें अपने लोगों ने बताया था कि स्पीड कितने टाइप्स की होती है, वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती है, उनके बेसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो टॉपिक है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। जो मोशन यूनिफॉर्म ना हो उसको नॉन यूनिफॉर्म कह देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने जब पूछा था पहले एक बार किसी बच्चे को, तो उसको मैंने पूछा व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो मोशन यूनिफॉर्म ना हो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। अरे वाह, बड़ा जीनियस आंसर लगा मुझे। सही बात है यार, जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब फिर मैंने पूछा चल बता दे यूनिफॉर्म क्या है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। तो अब ऐसे आंसर भी सुनने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, ये आपको पता है। एक ऐसा मोशन जो पर्टिकुलर बॉडी क्या कर रही है जहां पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा कि भाई सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। जैसे आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो पिछले लेक्चर में पढ़ा वेरिएबल स्पीड है ना, वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल स्पीड है, वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन इक्वल टाइम। तो इट मींस द वेलोसिटी और स्पीड इज बीइंग चेंज्ड। यहाँ पर भी वही सेम चीज है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप लोग स्टडी करोगे कि एक पर्टिकुलर बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है आप क्या कर रहे हो, स्कूटी की रेस को बढ़ा रहे हो, कभी कम कर रहे हो। स्कूटी की रेस को बढ़ाना और कम करना किसके हाथ में होता है? आपके हाथ में। और आपके हाथ में क्या होता है? एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर की वजह से वेलोसिटी को क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या कर सकता है? एक पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी को कम कर सकता है और बढ़ा सकता है। तो बढ़ाएगा तो एक्सेलरेशन है, कम करेगा तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या होता है वो? रिटार्डेशन। ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली आपके ये कह सकते हो दो डिफरेंट टाइप्स के मोशन आ जाते हैं। एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक होता है नॉन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया वो भी बताऊंगा मैं। uniformly accelerated, uniformly accelerated motion। ठीक है। और दूसरा टाइप का जो मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन है बट यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो बट एक्सेलरेशन होने की वजह से मोशन कैसा हो गया? मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। ठीक है। तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप्स के मोशन आ जाते हैं। एक में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कांस्टेंट हो जाती है। और दूसरे में ए इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, ए इज नॉट कांस्टेंट। इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करिए। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसमें a हमेशा लग रहा है और a की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब जब a कांस्टेंट है तो वो कैसी पर्टिकुलर मोशन की बात कर रहा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहा है जिसमें a कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर ओनली एप्लीकेबल ड्यूरिंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बिल्कुल सही बात है। ए कांस्टेंट होगा तो ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और इसी मोशन के दौरान आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन लागू होती है। ठीक। अब इसमें एक कांस्टेंट है, इसमें एक कांस्टेंट नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपने लोग कुछ आज ना कुछ ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे। और ग्राफ्स बेसिकली टाइम के विद रिस्पेक्ट प्लॉट करे जाते हैं। तो तीन फिजिकल क्वांटिटीज जिसका अपने लोगों ने प्लॉट करना है वो कौन कौन सी है? एक्स, वी और ए। एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई, v यहां पर वेलोसिटी हो गई भाई, और a यहां पर एक्सेलरेशन हो गया भाई। ठीक है। तो xt ग्राफ, vt ग्राफ और at ग्राफ। तो तीन टाइप्स के ग्राफ कौन कौन से? xt ग्राफ, vt ग्राफ और at ग्राफ अपन लोग प्लॉट करेंगे हर पॉसिबल कंडीशन के लिए। हर पॉसिबल कंडीशन जो आपके दिमाग में आएगी उसके बारे में अपन लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और समझेंगे कि क्या होगा उस पर्टिकुलर बॉडी का मोशन टाइम के साथ अगर मोशन ऐसा हो जाए। एक कांस्टेंट हो जाए, एक कांस्टेंट ना हो, एक कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, एक कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा है।
सारी पर्टिकुलर कंडीशंस जो आपके दिमाग में आ सकती है वो मैं सारी बताऊंगा। और फिर भी अगर रह जाती है यार सर मेरे दिमाग में तो ये कंडीशन भी आ रही है, तो मुझे बताना, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। वी आर ऑलवेज इन लर्निंग कंडीशन, है ना। हम हमेशा सीखने की कगार पे रहते हैं। तो हो सकता है आपके दिमाग में, भाई आपका दिमाग ज्यादा जीनियस है, हम तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप 5-5 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं, तो आप ज्यादा जीनियस हुए भाई। ठीक है, तो कुछ भी और कंडीशंस आती हैं तो प्लीज जस्ट लेट मी नो, तो मैं उसकी कंडीशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो भाई ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ में बेसिकली आपके पास कुछ कंडीशंस आएंगी, तो पहले अपने लोग क्या करते हैं, तीन पॉसिबल कंडीशंस जिनके अपने लोगों ने ग्राफ प्लॉट करने हैं, वो कौन कौन से, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। ठीक है, these are all the possible conditions of the graphs that can be plotted। ठीक है, एक्स टी ग्राफ बना सकते हैं, वी टी ग्राफ बना सकते हैं और ए टी ग्राफ बना सकते हैं टाइम के साथ। फिर पहली कंडीशन आती है रेस्ट की, तो भाई रेस्ट की कंडीशन में इनके ग्राफ्स कैसे होंगे। दूसरी कंडीशन आती है भाई यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में इनके ग्राफ्स कैसे होंगे। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, वी कांस्टेंट है, यहाँ वी कांस्टेंट हो गया, तो रेस्ट की कंडीशन में वी क्या होगा, वी जीरो होगा भाई, है ना। फिर अगला केस आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली तीन कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। पहली कंडीशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पहली कंडीशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट। दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, दैट इज ए इज नॉट कांस्टेंट। तो ए कांस्टेंट ना होने का मतलब है यहाँ तो ए बढ़ रहा होगा, यहाँ ए कम हो रहा होगा, तो ए इंक्रीजिंग, पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन ए डिक्रीजिंग। और तो कोई कंडीशन नहीं आ रही आपके दिमाग में, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो गया, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग हो गया, एक कंडीशन मेरे दिमाग में और आ गई, मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ये तो हो गया ना ए पॉजिटिव, है ना, बट अगर ए नेगेटिव हुआ तो फिर क्या होगा, ए नेगेटिव का मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन हो गया, ए पॉजिटिव का मतलब एक्सेलरेशन हो गया। और फिर आ जाती है बात ए इज इक्वल टू इंक्रीजिंग, दैट इज एक्सेलरेशन, और फिर ए इज इक्वल टू डिक्रीजिंग। अब ये सारी की सारी पॉसिबल कंडीशंस हैं जो एक मोशन के दौरान बॉडी अचीव कर सकती है। वो रेस्ट पे भी हो सकती है, वो मोशन में हो सकती है, तो मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव रिटार्डेशन की कंडीशन हो सकती है, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग। अब समझिए यहाँ पर एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ में क्या होगा, देखिए एक्स और टाइम टी, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर सपोज बॉडी खड़ी थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट 2 मीटर पे, सपोज ये 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, टाइम बढ़ता गया बट उसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई, उसकी पोजीशन क्या रही, 2 मीटर से रही, तो इसका मतलब बॉडी कहाँ है, रेस्ट पर है। और बॉडी जब रेस्ट पर है तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, उसका कोई मोशन नहीं है, उसका कोई मोशन नहीं है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो तब भी हो सकती है जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो इसका मतलब बाकी के ग्राफ्स आपको ना तो बनाने की जरूरत है, और फिर भी अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, वेलोसिटी वीटी ग्राफ, तो वेलोसिटी जीरो है, तो इसी पर्टिकुलर लाइन को क्या कर सकते हैं आप, डार्कन कर सकते हैं। तो अब आपके पास है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में बेसिकली क्या होगा, जब वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तो एक्सेलरेशन के ये इसी पर्टिकुलर लाइन पर आप फिर से इसको डार्क कर सकते हो, दैट इज शोइंग दैट विद रिस्पेक्ट टू टाइम योर एक्सेलरेशन इज आल्सो व्हाट, जीरो। ठीक है, अगले पे आते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हुआ इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस बॉडी अगर कवर कर रही है, तो अगर मैं कहूं पहले सेकंड में 1 मीटर कवर करा, दूसरे सेकंड में भी 1 मीटर कवर करा, तीसरे सेकंड में भी 1 मीटर कवर करा, तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं कुछ इस तरह से, ठीक है ध्यान से देखिए, इस तरह से अगर मैं मिला देता हूं तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ, तो सिंपली व्हाट यू कैन राइट डाउन, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस या सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट
if a body is covering, then it is said to be uniform motion, और कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, तो भाई सेम डिस्टेंस सेम टाइम में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो किसी भी टाइम इंटरवल पर आपकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, सेम होगी, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर वे। क्लियर है, तो वेलोसिटी थ्रू आउट द पीरियड क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। जो वेलोसिटी सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो जो ग्राफ आपने यहाँ बनाया वही सेम ग्राफ आपका यहाँ बन जाएगा कि एक्सेलरेशन जीरो है, तो इसी लाइन को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ड्रा कर सकते हो, ठीक। अगली कंडीशन आती है एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो थ्रू आउट द पीरियड जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी के पास अगर टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दूसरे सेकंड पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तीसरे सेकंड पर भी क्या होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो बट अगर वेलोसिटी उस टाइम पर 1 मीटर पर सेकंड थी, तो दूसरे सेकंड में वेलोसिटी इस एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। फिर तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन में कॉन्टिन्यूसली 1 मीटर पर सेकंड का दे रहा हूं, जिसकी वजह से वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या करेगी, बढ़ेगी। तो वेलोसिटी आपकी कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी, तो दैट बिकम्स वेलोसिटी v टाइम t। तो हर एक सेकंड के साथ, जैसे यहाँ पर हर एक सेकंड के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था तो स्ट्रेट लाइन आई, उसी सेम टाइप से यहाँ पर हर एक सेकंड के साथ वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर भी उसकी भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। क्लियर है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से आपका डिस्प्लेसमेंट कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा था, बट अब जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट और तेजी से बढ़ेगा। तो और तेजी से बढ़ेगा अगर आपका डिस्प्लेसमेंट, तो उसको दिखाने का तरीका क्या है, तो उसकी जो पर्टिकुलर लाइन है ना एक्स टी ग्राफ की, उसको और कर्व कर दीजिए। तो ये पर्टिकुलर एक तरीका होता है, ये आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, हाइपरबोला एलिप्स वगैरह के जो तरीके होते हैं उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर डिपेंड करती है किसी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसके स्क्वायर के, तो उसकी जो लाइन होती है वो कर्व बन जाती है। तो यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर टाइम डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो पहले जो स्ट्रेट लाइन थी वो कर्व हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन का काम अब रिटार्डेशन कर रहा है, तो ए अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नीचे आएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर समथिंग 10 मीटर पर सेकंड इनिशियली थी, तो रिटार्डेशन होने की वजह से, सपोज आपने किसी चीज को ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने का मतलब समथिंग कॉन्टिन्यूसली आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होके क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है यहाँ पर आपकी एक बॉडी कुछ टाइम के बाद रेस्ट पर आ जाएगी, और रेस्ट में बॉडी के लिए एक्स टी ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो मैं क्या करूं, जिस टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो रही थी, है ना, उस टाइम पर पहले तो मैं स्ट्रेट लाइन शो कर दूं, ठीक है। एक्स टी ग्राफ में, एक्स टी ग्राफ में मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलर टाइम पर मैंने क्या करा, पहले तो डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट शो कर दिया। क्यों, क्योंकि कंडीशन किसकी आ गई, वेलोसिटी जीरो की। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, तो आपका पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाएगा, बॉडी में कोई चीज नहीं है, बॉडी रेस्ट पर आ चुकी है। पर उससे पहले क्या था, उससे पहले वेलोसिटी तो थी ना, और जब वेलोसिटी थी तो ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा होगा। भाई बॉडी को रुकने के लिए कुछ तो डिस्टेंस चाहिए होगा, तो वो डिस्टेंस को शो करने के लिए आप समथिंग कुछ कर्व इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। तो a इज इक्वल टू नेगेटिव तक के सारे केसेस हो गए, a इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो a इंक्रीजिंग और a डिक्रीजिंग, तो a इंक्रीजिंग के लिए देखिए अब a और ये टाइम t, तो a कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली आपकी बढ़ रही थी तो डिस्प्लेसमेंट आपका बढ़ने लगा, बट और तेजी से बढ़ने लगा। तो जब आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी और तेजी से बढ़ेगी, तो और तेजी से बढ़ने वाली चीज को अपने लोग क्या करते हैं, उसको कर्व में दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीजेस थॉरली बट मोर रैपिडली देन बिफोर, तो स्ट्रेट लाइन की जगह क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा।
ठीक, अब जब वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है तो डिस्प्लेसमेंट और तेजी से बढ़ेगा, तो और तेजी से अगर आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो उसकी जो कर्व है उसको और ज्यादा बेंड कर दो अंदर की तरफ, तो वो समथिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने किसी भी चीज का इंक्रीज दिखाना है और पहले से तेज दिखाना है तो क्या करना है, उस लाइन को थोड़ा सा बेंड कर देना है। ठीक है, सपोज इनिशियली क्या था, लाइन समथिंग ऐसी थी ना, इनिशियली लाइन ऐसी थी। ठीक है, आपने उसमें और तेजी दिखानी थी तो इस लाइन को खींचे नीचे ले आए तो समथिंग ये लाइन ऐसी आ गई, और तेजी दिखानी है तो और बेंड कर दिया नीचे की तरफ तो समथिंग ऐसी आ गई। ठीक है, तो पहला केस क्या था, पहला केस ये था, ध्यान से देखिए। ठीक है, दूसरा केस ये हो गया जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था। फिर तीसरा केस ये आ गया और तेजी से बढ़ा। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना चीज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो तेजी है दिखानी है पर्टिकुलर चीज में तो उसकी कर्व को और बेंड कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है ए डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन है बट डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करते करते कभी तो जीरो होगा ना, तो एक्सेलरेशन ए कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब एक्सेलरेशन जब डिक्रीज करेगा तो टाइम के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सॉरी जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो होता है, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो उस टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो जिस टाइम पर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो गया था उस टाइम पर वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए। बट उससे पहले क्या था, उससे पहले एक्सेलरेशन तो था ना बॉडी में, डिक्रीज कर रहा था वो अलग बात है बट एक्सेलरेशन था। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली सपोज इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। ठीक है, तो उस समय एक्सेलरेशन कितना मिला, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला बॉडी को, तो मतलब वेलोसिटी तो बढ़नी चाहिए ना। उसके बाद एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ, 8 पर आ गया, एक्सेलरेशन था, बॉडी की वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। फिर 6 पर आ गया, एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना के दौरान जब तक एक्सेलरेशन जीरो नहीं आता वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर आ जाएगी कि जब वो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन जीरो हो गया उसी सेम टाइम पर आपकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही थी, ध्यान से देखिए, इस कंडीशन में जब वेलोसिटी बढ़ रही थी तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो जाता है, कर्व हो जाता है। ठीक है, अब जब तक वो कांस्टेंट नहीं रहती, जब तक वो कांस्टेंट नहीं होती, जैसे कांस्टेंट हो जाएगी तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक वो इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तब तक वो कर्व रहेगी और जैसे ही वो कांस्टेंट हो जाएगी उसके बाद उस लाइन को क्या कर दोगे आप, स्ट्रेट कर दोगे। ये समझ लीजिए। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट की लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, तो कांस्टेंट समथिंग यहां पर हुई, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने क्या कर दिया, लाइन को स्ट्रेट कर दिया, बट उससे पहले आपकी वेलोसिटी बढ़ रही थी तो डिस्प्लेसमेंट भी तेजी से बढ़ेगा, तो आपने कर्व दिखा देनी है। तो ये पर्टिकुलर कुछ फिनोमिनास हैं जो आपको मोशन के बारे में पता होने चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल ग्राफ्स हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, होपफुली आपके सारे के सारे ग्राफ्स, इतने ग्राफ्स शायद मुझे नहीं लगता बुक्स में भी होंगे, तो ये मेरी तरफ से बनाए हुए ग्राफ्स हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, आपका कंसेप्ट और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।